हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद एसएफ। आज हम पढ़ने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का 8th चैप्टर जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है, वो क्यों लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च किया, आज की इस वीडियो में हम बारे में सीखने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि 1947 से पहले की बात है। ये इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज था। ब्रिटिश जो है वो ऐसे कानून निकाला करते थे जो इंडियन फार्मर्स के लिए और इंडियन लोगों के लिए सूटेबल नहीं थे। जैसे एक कानून निकाला था ब्रिटिशर्स ने, सॉल्ट एक्ट, मतलब नमक का कानून। अब सॉल्ट एक्ट क्या था कि हमें अगर सॉल्ट भी ख़रीदना है तो उस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह से एक कानून निकाला गया था, तो जिसकी वजह से गरीब इंसान के लिए भी जो नमक यूज़ करना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो गया था। नमक को ख़रीदना, जिसे आज की डेट में टैक्स लगने की वजह से गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगाती है अगर कोई चीज़ पर, तो चीज़ जो है वो ज़्यादा महंगी हो जाती है। तो वो वक्त ऐसा था जब नमक के ऊपर भी ब्रिटिशर्स ना टैक्स लगाने लगे थे। तो इंडियन जो लोग हैं उन लोगों को बहुत मुश्किल हो रही थी नमक खरीदने के लिए या नमक को डेली यूज़ में लाने के लिए। अब नमक तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक कमोडिटी है, अगर उस पर भी टैक्स लग जाए तो इंडियन कैसे जिएंगे वो लोग? बगैर नमक के तो खाना खाया नहीं जा सकता। तो इसीलिए गांधी जी ने इस एक्ट को, जो सॉल्ट का एक्ट था, इसको टोटली कैसा बोला कि अगेंस्ट द इंडियन पीपल, मतलब ये बिल्कुल खिलाफ है इंडियन लोगों के। ये ऐसा कानून है जिससे क्या होने वाली है, इंडियन लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है। तो गांधी जी ने बहुत सारे लोगों को ऑर्गेनाइज़ किया, लीडर्स को ऑर्गेनाइज़ किया और उन्होंने सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया। अब सॉल्ट मार्च वर्ड का यहाँ पे मीनिंग है, ये मंथ की बात नहीं हो रही है, जनवरी फरवरी मार्च मंथ की बात नहीं हो रही है। मार्च का मतलब होता है जुलूस निकालना, प्रोसेशन करना, मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में किसी चीज़ के खिलाफ एजिटेशन करना और फिर कुछ लोगों के साथ क्या करना, मार्चिंग करना। मार्चिंग करना मतलब जुलूस निकालना। जैसे आप सुन रहे होंगे फार्मर्स एजिटेशन के बारे में, फार्मर्स का प्रोटेस्ट हो रहा है। जैसे आपने सुना होगा कि फार्मर्स जो है, इंडियन फार्मर्स, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब गवर्नमेंट कोई भी रूल निकालती है, कोई भी एक्ट निकालती है, कोई भी कानून निकालती है, वो अगर इंडियंस के हक में ना हो तो हम लोगों को ये हक है कि हम लोग पीसफुली जो ऑर्गेनाइज कर सके एजिटेशन या फिर मार्चिंग कर सके। जैसे फार्मर्स के बारे में अभी सुन रहे होंगे आप, जो फार्मर्स के ऊपर लॉ निकला है उसके खिलाफ बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज होकर क्या कर रहे हैं, मार्चिंग कर रहे हैं, मतलब जुलूस निकाल रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। तो इस तरह से उस टाइम पे राज था ब्रिटिशर्स का और कानून जो बना हुआ था वो था सॉल्ट के ऊपर, मतलब सॉल्ट पे भी तुमको टैक्स देना पड़ेगा। बगैर टैक्स दिए तुम सॉल्ट नहीं खरीद सकते या तुम उसको यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि तुम उसका कुछ परसेंट जो है वो ब्रिटिशर्स को टैक्स नहीं दे रहे हो। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने और बाकी सब लीडर्स ने क्या किया, एक सॉल्ट मार्च निकाला। मतलब कि साबरमती आश्रम, गुजरात में जो प्लेस है साबरमती आश्रम, वहाँ से दांडी करके एक सी शोर है, मतलब समुद्री किनारा है जहाँ पे जो नमक का प्रोडक्शन होता था। मतलब नमक जो है वो एक नेचुरल कमोडिटी, एक नेचुरल चीज़ है जो समुद्र के किनारे से हमें मिलती है, समुद्र के अंदर से हमें मिलती है। तो उसको क्या किया जाता है, फिर मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो गांधी जी ने क्या डिसाइड किया कि जो ये नमक का कानून है हमें ये लॉन्च करना है। अच्छा, उसका रीज़न क्या था, क्यों ये नमक, ये एक सिंबल था, जो नमक का कानून तोड़ना था इनको, ब्रिटिश गांधी जी को, उसके पीछे का मकसद ये था कि ब्रिटिशर्स की कोई भी बात ना मानना, ये चीज़। और ये एक सिंबॉलिक था। सिंबॉलिक मतलब देखिए, जो सॉल्ट होता है वो क्या होता है, एक बेसिक कमोडिटी होती है, अमीर हो या गरीब हर कोई सॉल्ट यूज़ करता है। तो सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाकर सबके साथ ज़्यादती हो रही थी। तो गांधी जी ने सोचा कि सॉल्ट से हम शुरुआत करते हैं। जितने ब्रिटिशर्स ने कानून बनाए हो उन्हें तोड़ने के लिए जो सबसे पहली शुरुआत हमें करनी चाहिए वो सॉल्ट से करनी चाहिए, क्योंकि सॉल्ट क्या है, एक बेसिक कमोडिटी, एक बेसिक चीज़ है जो खाने में हर कोई इस्तेमाल करता है। ये किसी भी रिलीजन या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को नहीं एड्रेस करता है, बल्कि ये जो प्रॉब्लम है टैक्स वाली, सॉल्ट के ऊपर टैक्स वाली, वो सबके लिए फ़ायदा होगा, अमीर हो या गरीब या कोई भी रिलीजन, कोई भी कास्ट का हो। तो इसीलिए गांधी जी ने शुरुआत की सॉल्ट का कानून से कि मैं सॉल्ट मार्च निकालेंगे हम लोग और क्या करेंगे, सॉल्ट पे टैक्स नहीं देंगे ब्रिटिशर्स को। ठीक है, तो इस तरह से इसीलिए स्टार्ट किसी की गई, नमक के कानून से शुरुआत की गई, सॉल्ट एक्ट से शुरुआत की गई। अब गांधी जी ने कब शुरुआत की इसके बारे में देखते हैं। ये जो शुरुआत हुई थी वो थी 12 मार्च 1930, मतलब 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने 78 फॉलोवर्स के साथ ग्रुप बनाया पहले। उसके बाद उन्होंने वहाँ से गुजरात में साबरमती आश्रम से अपनी जर्नी स्टार्ट की। अब ये कहाँ जाने वाले थे, जर्नी की कहाँ के लिए स्टार्ट कर रहे थे, ये दांडी सी शोर तक का। तो मतलब 12 मार्च 1930 को 78 फॉलोवर्स के साथ गांधी जी निकले साबरमती आश्रम से, और वो बाय वॉकिंग ऑन फुट, मतलब पैदल चलते हुए
385 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो पूरा तय करने के बाद फाइनली वो 5 अप्रैल 1930 को दांडी करके जो सी शोर है, समुद्री तट है, वहाँ पर पहुँचे। और पहुँचने के बाद 6 अप्रैल 1930 को नमक जो वहाँ पे पड़ा हुआ था, सी शोर पे नमक पड़ा होता है, समुद्र से नमक मिलता है, ये तो हमें पता है सबको। तो वहाँ से उन्होंने नमक उठाया और मैसेज दे दिया ब्रिटिशर्स को कि हम लोग अब से टैक्स नहीं देने वाले हैं नमक के ऊपर, क्योंकि नमक एक नेचुरल कमोडिटी है और हर इंसान का इस पे बराबर हक है, हम इस पे टैक्स नहीं देंगे। इसके बाद अलग अलग जगह पर डिफरेंट लोगों के अंडर में, जैसे यहाँ पे गांधी जी गुजरात में ही कर रहे थे, सॉल्ट मार्च कर रहे थे, उसी तरह से पेशावर जो जगह थी, उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान एक ही था। पेशावर जो आज प्लेस है वो पाकिस्तान में, बट उस वक्त जो डिवीज़न नहीं हुआ था इंडिया का, तो पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान करके एक लीडर थे, जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, क्योंकि वो गांधी के सबसे बड़े फॉलोवर थे। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप का नाम था खुदाई खिदमतगार। उनके अंडर में अपने लोगों के साथ मिलकर पेशावर में भी उन्होंने सॉल्ट एक्ट जो है वो को तोड़ने के लिए सॉल्ट मार्च किया। उसी तरह से धरासना करके एक जगह है, वहाँ पे सरोजिनी नायडू, ये इंसान जो थी, उन्होंने भी सॉल्ट एजिटेशन में पार्टिसिपेट किया। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे जो है वो सॉल्ट का जो कानून था उसको तोड़ने के लिए सत्याग्रह स्टार्ट हो गया। अब सत्याग्रह मतलब क्या होता है, पीसफुल तरीके से लोगों को लेकर जुलूस निकालना, ऑर्गेनाइज वे में स्लोगन्स बोलना गवर्नमेंट के खिलाफ। जैसे आज की डेट में आप सुन रहे होंगे कि फार्मर्स के ऊपर जो लॉ हुआ है, पास हुआ है, उसके खिलाफ फार्मर्स ने क्या किया है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब हर जगह नारेबाजी कर रहे हैं, स्लोगन्स निकाल रहे हैं, रैलीज निकाल रहे हैं, ताकि जो गवर्नमेंट है वो एक्ट को वापस ले ले, उस कानून को वापस ले ले। तो वो टाइम पे भी ऐसा था कि ब्रिटिशर्स जो कानून निकाल रहे थे उनको वापस लेने के लिए इंडियंस जो है वो एजिटेशन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इस तरह से गुजरात में गांधी जी, पेशावर जो प्लेस है वहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार खान, धरासना जो प्लेस है वहाँ पे सरोजिनी नायडू, इन लीडर्स ने मिलकर क्या किया, सॉल्ट मार्च को स्टार्ट किया अलग अलग प्लेसेस पे। उसके बाद इस कानून के बाद ब्रिटिश ऑफिसर्स ने क्या किया, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया। बट उनके अरेस्ट होने के बाद भी बहुत सारे प्लेसेस पे ये कंटिन्यू रहा, जो सॉल्ट एजिटेशन है वो कंटिन्यू रहा, सॉल्ट मार्च है वो कंटिन्यू रहा। और इसके बाद धीरे धीरे इंडियन लोगों को गांधी जी ने ये मैसेज दिया कि हमें ब्रिटिशर्स की कोई भी बात को नहीं मानना है, उनके कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना है। तो इन्होंने जो ये पीरियड में बहुत सारे लीडर्स ने जो एजिटेशन किया, जो प्रोटेस्ट किया, इसे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहा जाता है। सिविल डिसओबीडियंस का मतलब था बात ना मानना, और मूवमेंट का मतलब तो आपको समझता होगा कि एक दौर चलता है, एक पीरियड आता है जहाँ पे इंसान क्या करता है, प्रोटेस्ट या एजिटेशन करता है या अपने हक के लिए लड़ता है, हक के लिए बोलता है। तो वहाँ पर ये गांधी जी के अंडर में जो ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जिसकी शुरुआत सॉल्ट एक्ट से हुई थी, वो लॉन्च हुआ, जिसको कहा जाने लगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं मुंबई में क्या सिचुएशन थी। हमने देखा कि पेशावर में, गुजरात में और धरासना जो प्लेस है वहाँ पे सॉल्ट एजिटेशन चालू हो गया। मुंबई में भी मिल वर्कर्स ने क्लियरली मना कर दिया कि हम लोग ब्रिटिशर्स के गुड्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम फॉरेन गुड्स नहीं यूज़ करेंगे, हम स्वदेशी यूज़ करेंगे। स्वदेशी मतलब ऐसी कमोडिटी, ऐसे सामान जो इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं, मतलब इंडियन लोग बनाते हैं, वही सामान हम यूज़ करेंगे। बाहर से आने वाले, यूरोपियन कंट्रीज से आने वाले जो सामान है हम उनको यूज़ नहीं करेंगे, क्लियरली तौर पर इस तरह से कह दिया। तो मिल वर्कर्स का जो मेन लीडर था उसका नाम था बाबू गेनू। बाबू गेनू जो है ये फोर फ्रंट पे थे, मतलब कि जो मिल वर्कर्स लोगों ने एजिटेशन किया था, मतलब सामान को आने नहीं दे रहे थे, बाहर देश का जो सामान है, फॉरेन गुड्स है, तो उससे भरा एक ट्रक जो है वो मुंबई में आया। मुंबई में आने के बाद बाबू गेनू और बाकी जो मिल वर्कर्स हैं, मजदूरों ने क्या बोला कि हम लोग इस ट्रक को अंदर नहीं आने देंगे, मतलब यहाँ पे मुंबई में जो है वो एंटर नहीं करने देंगे, क्योंकि इसको वापस लेके जाओ, हम लोग अपना ही सामान यूज़ करेंगे, स्वदेशी सामान यूज़ करेंगे। स्वदेशी मतलब खुद की कंट्री का सामान। जैसे आप लोगों ने सुना होगा अभी रिसेंटली कि बहुत सारे चाइना ऐप्स को क्या किया गया है, इंडिया में बैन कर दिया गया है। तो इस चाइनीज़ ऐप को बैन करने का मकसद ये है कि हम अपने देश के बनाए हुए ऐप्स को या अपने देश के बनाई हुई चीज़ों को यूज़ करें, जिसे हम स्वदेशी बोलते हैं, मतलब खुद का सामान यूज़ करना, खुद की कंट्री का सामान। तो उसी तरह से वो टाइम पे बाबू गेनू ने भी मना कर दिया कि बाहर के फॉरेन गुड्स को हम यूज़ नहीं करेंगे। बट जो है ब्रिटिश जो ऑफिसर था जिसके अंडर में वो गाड़ी आई थी, जो ट्रक आया था फॉरेन गुड्स से लदा हुआ, तो वो लोग जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, लोगों की कंडीशन नहीं मान रहे थे बाबू गेनू की।
तो ये जो ट्रक का ड्राइवर था उसने बाबू गेनू को वार्निंग दिया कि हट जाओ वरना हम आपके ऊपर ट्रक चढ़ा देंगे। बाबू गेनू वहीं पर लेट गया। उसने बोला कि मैं अपने देश में फॉरेन गुड्स यूज़ नहीं करने दूंगा। उसके बाद वो जो ड्राइवर था उसने क्या किया, बाबू गेनू के ऊपर ट्रक चढ़ाकर आगे बढ़ गया, जिसकी वजह से जो बाबू गेनू है वो शहीद हो गया। उसको क्या दर्जा मिला, बाबू गेनू को फिर मार्टियर कहा गया, यानी शहीद कहा गया, क्योंकि वो पहला इंसान था जिसने क्या किया, क्लियरली तौर पर ट्रक को आने से रोका और बाहर के फॉरेन गुड्स को यूज़ करने से रोका। तो हिस्ट्री में इस इवेंट को कहा जाता है सैक्रिफाइस ऑफ बाबू गेनू। इंडिया में अलग अलग प्लेसेस पे ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है वो लोग एजिटेशन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। कहीं पे ये कहा जा रहा था कि हम टैक्स नहीं देंगे इंडिया के कुछ हिस्से में कहा जा रहा था कि हम स्वदेशी यूज़ करेंगे, सिर्फ अपने देश का यूज़ करेंगे, हमें ब्रिटिशर्स का कोई सामान नहीं चाहिए। फिर कहीं ऐसा हो रहा था कि कंप्लीट फ्रीडम यानी स्वराज्य, मतलब हमें अपनी हुकूमत चाहिए, हमें ब्रिटिशर्स को क्या करना है, इंडिया से हटाना है, हमें खुद का गवर्नमेंट चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। इस तरह से अलग अलग डिमांड रखी जाने लगी, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स बहुत ही डर गए। तो लंदन में जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था रामसे मैकडॉनल्ड, वो मैकडॉनल्ड बर्गर वाले मैकडॉनल्ड की बात नहीं कर रही हूँ, रामसे मैकडॉनल्ड नाम था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का। उन्होंने डिसाइड किया कि वो मीटिंग रखेंगे। वो मीटिंग रखेंगे किसके, इंडियन लीडर्स की। जितने भी इंडियन लीडर्स हैं उन सबको इनविटेशन भेजा लंदन आने के लिए, और वहाँ पे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, जिसको कहा जाने लगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है 3 टाइम्स हुई, जो 1930 से 1932 यानी इन 2 सालों तक मीटिंग ही होती रही। इंडियन लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, लीडर्स को बुलाया गया। फिर उसके बाद फर्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें कई सारे इंडियन लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें BR अम्बेडकर भी थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे। उसके अलावा प्रिंसली, जो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स के किंग्स एंड क्वींस थे, वो लोगों ने भी इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। बट इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जाने से साफ मना कर दिया कि हम लोग इस टेबल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस उस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी थी, और इसका मना करना यानी इंडियन लीडर्स का मना करना। तो बहुत सारे इंडियन लीडर्स जैसे जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन सब लोगों ने यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में जाने से मना कर दिया, जिसकी वजह से ये जो कॉन्फ्रेंस है पूरी तरह से वो फेल हो गई। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई वो पूरी तरह से फेल हो गई, उसका कुछ नतीजा बाहर नहीं निकला, क्योंकि इंडियन लीडर्स ने इस कॉन्फ्रेंस में जाने से मना कर दिया। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो कंप्लीट फेलियर में थी, फर्स्ट जो है वो पूरी तरह से फेल हो गई। उसके बाद वापस से सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, फिर से रामसे मैकडॉनल्ड जो थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे लॉर्ड इरविन ने, उस वक्त जो वायसराय थे इंडिया के, मतलब जो मेन ब्रिटिश ऑफिसर थे वो थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को प्रिजन से रिहा कर दिया। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था सॉल्ट एक्ट के टाइम पे। उसके बाद इरविन ने क्या किया, गांधी जी को रिलीज़ कर दिया, जेल से आज़ाद कर दिया। आज़ाद होने के बाद गांधी जी और जो लॉर्ड इरविन है इनके बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन हुआ। किसके बीच में, गांधी जी और इरविन के बीच में। तो इसे कहा जाता है गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट मतलब इसके अंडर ये डिसाइड हुआ कि ब्रिटिश जो है वो इंडिया को कंप्लीट फ्रीडम दे देंगे, और यहाँ पे फ्रीडम मिलने के बाद जो इंडियंस हैं वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं या अपना रूल वो खुद से कर सकते हैं। इस बात की अश्योरिटी दी गई गांधी जी को, इस बात का यकीन दिलाया गया। उसके बाद गांधी जी को इनवाइट किया गया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया, और BR अम्बेडकर और बहुत से इंडियन लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया। बट फिर भी इसमें गांधी जी ने कोशिश की कि सबको यूनिटी के साथ राइट्स दिए जाएं। बट वहाँ पे एक दूसरा एक पैक्ट साइन हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक प्रपोज़ल रखा कि जितने भी जो शेड्यूल कास्ट हैं, जितने भी दलित हैं, उनके लिए अलग से वोटिंग कराई जाएगी, या उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट रहेगा, और मुस्लिम्स के लिए अलग से इलेक्टोरेट रहेगा। गांधी जी इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं हुए, क्योंकि उनके हिसाब से इंडिया को एज ए यूनियन मतलब यूनिटी के साथ रखना था। तो उन्होंने इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई भी डिसीजन लेने से इनकार कर दिया, और वो फाइनली इंडिया आ गए। तो इस तरह से जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो भी अनसक्सेसफुल रहा। उसके बाद हिस्ट्री का जो एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है जो हमें याद रखना है वो है पूना पैक्ट। अब ये पूना पैक्ट क्या है ये देखते हैं हम। रामसे मैकडॉनल्ड ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियंस को डिवाइड करने के लिए एक शर्त रखी, एक सजेशन रखा
कि मुस्लिम्स के लिए अलग इलेक्टोरेट होंगे और दलित के लिए, यानी कि जो छोटी कास्ट, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उन लोगों के लिए अलग से इलेक्टोरेट रहेंगे, मतलब उनके लिए अलग इलेक्शंस होगा, उनके लीडर्स अलग अलग तरीके से चुने जाएंगे। इस तरह से एक सजेशन दिया, बट गांधी जी ने इसे मानने से इनकार कर दिया। गांधी जी का कहना था कि इंडियंस को क्या करना है, यूनिटी के साथ रहना है। अगर इस तरह से अलग अलग डिविजन्स किया गया तो इंडिया के बहुत सारे हिस्से हो सकते हैं, बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं। तो इसीलिए गांधी जी ने इस चीज़ से साफ मना कर दिया। उसके बाद BR अम्बेडकर और गांधी जी, इन दोनों के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ, मतलब एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसको कहा जाता है पूना पैक्ट। अब ये पूना पैक्ट क्या था, ये थोड़ा जान लेते हैं हम। पूना पैक्ट में ये था कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, मतलब दलित के लिए या जो छोटी कास्ट के लोग हैं उन लोगों के लिए अलग से कोई इलेक्शन नहीं होगा या सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह पे रिजर्व्ड सीट रखा जाएगा। जैसे आज की डेट में भी OBC, ST, SC इन सब के लिए जो सीट्स जो होती हैं वो अलग से रिजर्व होती हैं। वो इसी वजह से होती है क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी जी ने एक पैक्ट साइन किया था, एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है, जिसके तहत दोनों को अलग से डिवीजन करने की जगह पे कुछ सीट्स जो है वो रिजर्व कर दी गई छोटी कास्ट के लिए, जिन लोगों को सहूलत नहीं मिलती थी, वीकर सेक्शन थे जो इंडिया के, जिन लोगों को हर तरह राइट से जो है वो पूरी तरह से महरूम किया गया था, कोई राइट्स नहीं दिए जाते थे, उन लोगों के लिए अलग से सीट्स जो है वो रिजर्व की गई। रिजर्वेशन का जो है सिस्टम वो तब से स्टार्ट हुआ था, इस पैक्ट के बाद, पूना पैक्ट के बाद। तो इस तरह से गांधी जी और BR अम्बेडकर ने मिलकर कोशिश की कि इंडिया में यूनिटी रखी जाए और सबको अलग अलग कास्ट बेसिस पे अलग अलग ना किया जाए। तो ये था पूना पैक्ट। उसके बाद एक और जो है वो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई, इस बार थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट वाली फेलियर थी। क्यों फेलियर थी? क्योंकि इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसकी वजह से ये इसका कुछ मतलब नहीं निकला। फिर सेकंड में क्या हुआ था, गांधी जी ने अटेंड किया, लेकिन वहाँ पे रामसे मैकडॉनल्ड ने क्या कंडीशन रखी थी, कहा कि सबके लिए अलग अलग रहेगा। कम्युनल अवार्ड इस टर्म जो है, इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया, मतलब कि दलित के लिए अलग, मुस्लिम्स के लिए अलग इलेक्टोरेट, हिंदूज़ के लिए अलग इलेक्टोरेट। इस तरह से ये भी जो है वो गांधी जी इस पर भी एग्री नहीं हुए और वो वहाँ पे रिटर्न इंडिया में वापस आ गए। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेलियर हो गया। फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फिर से ऑर्गेनाइज किया रामसे मैकडॉनल्ड ने। इस टाइम भी क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। उन लोगों ने बोला नहीं, हम लोग इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करें, क्योंकि इसका कुछ मीनिंग नहीं निकलता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंडिया को डिवाइड करने की बात हो रही है। तो इसीलिए गांधी जी ने और बाकी सब लीडर्स ने जाने से मना कर दिया। तो इस तरह से जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये भी कम्प्लीटली फेल हो गई। गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कंटिन्यू रखा और इस कंटिन्यूएशन में इस तरह से होगा कि ब्रिटिश जो है वो ऑपरेसिव मेथड यूज़ करने लगे इंडियंस की आवाज़ को दबाने के लिए। जैसे कई जगह लाठीचार्ज किया गया, ओपन फायरिंग की गई, बहुत सारे लोगों को मौत की सज़ा भी दी गई। तो इस तरह से जो सिचुएशन है वो ज़्यादा ख़राब होते देखकर 1934 में गांधी जी ने जो ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है इसको क्या किया, कैंसिल कर दिया। मतलब यहाँ पे स्टॉप हो गया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो ये था आज का हमारा चैप्टर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अगर आपको आज का ये वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।